ये तो कल जो हम चैप्टर पढ़े थे कैदी और कोकिला, ठीक है। और न्यू नहीं स्टार्ट करेंगे आगे से। अभी एक्टिविटी के लिए आपको डेट दे दिया है, किस डेट में है एक्टिविटी आपकी? हाँ बेटा अंजलि मैम 1 नवंबर तक भेजनी है। हाँ 1 नवंबर तक नहीं, 1 नवंबर को ही भेजेंगे, पूरे दिन के लिए, उसी दिन के लिए। टाइम 4 बजे तक है या 5 बजे तक है? ओके मैम 5 बजे तक। मैम हाँ 5। हाँ जी, क्योंकि 6 to 8 में भी हमारा है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने डेट जो है चेंज कर दिया है, ठीक है। तो डेली डेली अगर भेजते हो तो चू चू करते हुए दिन भर पड़ा रहता है, उसमें ध्यान भी नहीं जाता। तो 1 तारीख को मैंने फिक्स कर लिया है, 9th क्लास का जो भी भेजेंगे सबका चेक होगा, ओके। तो 1 तारीख तक आपको स्टोरी तैयार कर लेनी है, वीडियो अपना जो भी फिगर वगैरह है तैयार करके ओके रखेंगे और 1 तारीख में आप सेंड कर देंगे मुझे, ठीक है। तो आगे जब हमारा क्लास आएगा नेक्स्ट वीक, अब हम रिवीजन ही करेंगे पीछे हाफ ईयरली एग्जाम का, ठीक है। चाहे वो व्याकरण का हो, चाहे कृषि का हो, चाहे जो भी हो। रीढ़ की हड्डी वाला चैप्टर कह रहे थे ना, तो फिर से रीढ़ की हड्डी वाला चैप्टर हो जाएगा। और ये हमारा हाफ ईयरली से आगे का है, तो इसको सिर्फ हमको पढ़ के छोड़ देना है। प्रेमचंद के फटे जूते, कैदी और कोकिला, इन दोनों के क्वेश्चन जो है हाफ ईयरली के बाद ही आप लोगों को सेंड करेंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में ना? चलिए, तो यह प्रस्तुत कविता जो है कैदी और कोकिला में अंग्रेज सरकार द्वारा जो भारतीयों के शोषण और स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए अमानवीय व्यवहार तथा भावनाओं को दर्शाया गया है यहाँ पे, कि जब ब्रिटिश शासन था उस समय हम भारतवासियों का की क्या स्थिति थी, उस समय हम कैसे रह रहे थे उनके साथ, उस समय का वर्णन इस कविता के माध्यम से यहाँ पे किया गया है। तो जेल में कवि उदास और एकाकी जीवन यापन कर रहा, जेल में तो उसके परिवार को गया नहीं था, उसका अकेला ही था कवि, तो वहां पे वह एकांकी जीवन जी रहा था। उसका ही वर्णन है कि कोयल की मधुर आवाज सुनकर वह कोयल से अपने मन के आक्रोश, दुख, व्यथा आदि का वर्णन कर रहा है, अत्याचारों को व्यक्त करता है तथा उससे इस दास्तां से मुक्ति का गीत सुनाने को कहता है। कि कोयल अचानक आधी रात में चीख पड़ती है, तो आधी रात में पक्षी भी शाम को सभी अपने अपने बसेरे में चले जाते हैं, किसी को मतलब अपने आवश्यकता अनुसार खा पी के सभी रेस्ट लेते हैं। लेकिन आधी रात में यहाँ पे जब कोयल की आवाज आती है तो लेखक को लगता है कि, या कैदी को लगता है कि वह कुछ संदेश लेकर आई है। तो क्या संदेश बता रही है वही सुनने के लिए यहाँ पे, कि कोयल पूरे देश को कारागार समझने लगी है और वह अपनी रागनी सुनाने को आई हुई है। तो क्या गाती हो क्यों रह रह जाती हो, क्या गाती हो क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। कैदी कह रहा है कोयल से, क्या लाती हो संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बदमाशों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। तो पहले तो कोई भी पोयम है जब हम पढ़ते हैं तो शब्दों का अर्थ जब हमारे दिमाग में आएगा, उसकी मीनिंग जब हमारे दिमाग में आ जाएगी तो भावार्थ हम सरलता से लिख लेंगे। जब वर्ड का हमको मीनिंग ही नहीं पता होगा तो वहां पे हम कैसे लिख पाएंगे कि लेखक क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे जैसे रह रह जाती हो यानी रुक रुक के बोलती है, रह रह जाती हो यानी रुक रुक के कुछ बोल लेती है कोयल, फिर चुप हो जाती है। यानी कहने का भाव ये है कि कोयल कुछ संदेशा लेकर हम भारतवासियों के लिए, कैदी के लिए आई है, लेकिन जेल में जो पहरेदार होते हैं वो रात में चक्कर लगाते रहते हैं, पहरा देते रहते हैं। कहने का भाव है तो पहरेदारों को देख करके कोयल भी चुप हो जा रही है, यानी जो संदेशा हमको दे रही है, जैसे हमारी आपकी पर्सनल बात हो रही है
और ये सामने से ही आ गई, मान लो हमको अपनी बात इनको नहीं शेयर करना है तो हम क्या करेंगे, चुप हो जाएंगे। तो वही भाव यहाँ पे है कि कोयल बोलती है और रह रह के रुक जाती है। तो एक भाव हमारा यहाँ पे यह भी आ रहा है कि वह कैदी से कुछ कहना चाह रही है, लेकिन वो जो वहां पे फेरे लगाते हैं, गाइड करते हैं, पहरेदारों को देख करके वह चुप भी हो जाती है। कोकिल कोयल पर सबको पता है, बटमार मतलब राह के यात्रियों को लूटने वाला ना, डाकू, चोरों, बटमारों, यह शब्द है जो लुटेरे हैं, जो राह में चलते हुए कहीं भी किसी को लूटपाट करते हैं, उनके लिए प्रयोग हुआ है। डेरे में यानी आवास, जहाँ पे हम रहते हैं, जिस डेरे में रहते हैं। पहरा यानी रखवाली करने वाला, पहरा देना जो कैदियों को रखवाली कर रहा है रात में, कि ऐसा ना हो कि कैदी कहीं निकल करके भाग जाए जेल खाने से, तो उसके लिए सबकी ड्यूटी होती है, नाइट ड्यूटी लोग करते हैं, तो पहरेदार है वहां पे। तम मतलब अंधकार, रात्रि का समय है, रात्रि का वर्णन है यहाँ पे। तो तम, तो वैसे भी शासन जो उनका है, हम अंधेरी कोठरी में थे, उनके आगे हमारा कोई चलता नहीं था, तो इसलिए उसको भी कहा गया, और यहाँ पे तम रात्र का वर्णन किया गया है, तो उसका वर्णन है। हिमकर यानी चंद्रमा, चंद्रमा का पर्यायवाची है हिमकर। कालिमामयी यानी काले रंग वाली, यानी काले रंग से बिल्कुल ढका हुआ। आली सखी, तो यहाँ पे लेखक जो है कोयल से कहता है कि जेल में बंद कैदी रूप में कवि कोयल से पूछता है कि हे कोयल, तुम क्या गाती हो। कोयल कह रहा है क्या गाती हो, वह कोयल से कहता है कि क्या गाती हो, और गाते गाते क्यों रुक जा रही हो। गाती, क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो। ये कोयल तुम क्या गाती हो और क्यों बीच बीच में तुम रुक जा रही हो। अपने गीतों के माध्यम से मेरे लिए तुम क्या संदेश लाई हो। क्योंकि रात का समय है, अधरात्रि में सब लोग अपने अपने डेरे में विश्राम कर रहे हैं, अपने अपने घर पे सो रहे हैं, तुमको क्या आवश्यकता पड़ी कि जो तुम आधी रात में आई हो और बोल रही हो, इसका मतलब तुम मेरे लिए कुछ संदेश लेकर आई हो। तुम बताओ कि वह संदेश क्या है, तुम किसी का संदेश लाई हो। कोयल शायद हम कैदियों को देश के बारे में कुछ संदेशा देना चाहती है। वह कोयल की आवाज से लेखक एक कल्पना कर रहा है, तो कहता है कि क्या संदेशा किसका। कोयल बोले तो ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बदमाशों के डेरे में, कि हे कोयल, हमें यहाँ जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के बीच मतलब कैद करके रखा गया है, तो हम जैसे स्वाधीनता सेनानियों को भी चोरों लुटेरों के साथ रहने पर विवश किया गया। भाई कैद में कौन कौन रहता है, वो तो स्वतंत्रता सेनानी थी जो अंग्रेजों के विरुद्ध मतलब कैदी जो हैं को कभी आवाज उठाए तो उसे क्या किए, ब्रिटिश सरकार जो उसे उठाकर कैद में डाल दिए। तो कैद में जेल में कौन रहता है, जो चोरी करता है, लुटेरा है, बदमाश है, वैसे लोग रहते हैं। तो कह रहे कि वैसे लोगों के साथ हमको इस जेल खाने की दीवारों के बीच कैद किया गया है। अब वहां का वर्णन कर रहे हैं कि जीने को देते नहीं पेट भर खाना। यहाँ पे हम कैदियों को पेट भर खाना भी नसीब नहीं हो रहा है, नहीं मिल रहा है, और अमानवीय परिस्थितियों में रहते हुए भी हमें नरकी जीवन बिताना पड़ रहा है। ये चोरे हैं, लुटेरे हैं, बदमाश हैं, गंदे लोग हैं, उनके साथ हमको रखा गया। हम तो बुरा कर नहीं किए, हम तो अपने देश के प्रति आवाज उठाए थे, अपने देश को आजाद कराने के लिए, धरती माता को, लेकिन फिर भी हमको इनके साथ यहाँ पे अमानवीय रूप से जेल में रखा गया है। जेल में के कर्मचारी हमें मरने भी नहीं देते, कहते हैं ना, मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना, या हमको मरने भी नहीं दे रहे हैं और खुलकर हंसने भी नहीं दे रहे हैं। भाई जब हम किसी के फाउंडेशन में होते हैं तो हमको उसके अनुसार करना होता है ना। जैसे आप घर जाते हो तो बिल्कुल फ्री हो जाते हो, यहाँ पे आप हो तो थोड़ा मतलब करना पड़ता है ना, तो हर जगह अपना मतलब रहता है। ऐसे में हम तड़प कर रह जाते हैं कि एक कर्मचारी हम पर कड़ा पहरा रख रहे हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। यह दिन रात हमारे पीछे लगे हुए, कहीं हम निकल करके भाग न जाए यहाँ से, इसलिए कड़ा पहरा है इनका।
ऐसा नहीं है कि जैसे कृष्ण का वो जेल खाना था, सारे कैदी सो गए, कृष्ण भगवान को लेकर चले गए, तो हमारे ऊपर कड़ा पहरा चल रहा है। हमें कहा कि जीवन भर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। लेखक यहाँ कह रहे हैं कि इन्हें शासन कहे या घोर अन्याय। यह शासन का है, मतलब ब्रिटिश सरकार का आदेश है, शासन इनका समझे या अन्याय समझे। चारों ओर अंधकार के इस समय में चंद्रमा भी हमें निराश कर दिया है, यानी इस समय बिल्कुल काली रात है। जो अभी कल अमावस्या है ना, इसके बाद कृष्ण पक्ष आ जाएगा, हमारा कार्तिक मास आ जाएगा, जो दीपावली 15 दिन हम अमावस्या मनाते हैं, तो यही समय था। इसके बाद वाला जो 15 दिन के बाद अमावस्या के बाद आता है, तो एक एक घंटे करके रात में उजाले आ जाते हैं, 2 बजे रात तक तो उजाले हो जाते। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि चारों ओर अंधकार के इस समय में चंद्रमा भी हमें छोड़ करके चला गया है, यानी रात अंधेरी है। कहीं से भी आशा की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही है। तो इस समय हिमकर निराश कर चला, रात भी काली, यानी चंद्रमा भी चला गया है, यानी रात काली हो गई है। इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली, कहीं से भी आशा की किरण दिखाई नहीं देती। तो हे सखी, कोयल से है भाई, उससे बातें कर रहे हैं तो उसका दोस्त हुआ, तो हे सखी, इस कालिमापूर्ण वातावरण में तू हमें क्यों जगा रही है? क्या तू ऐसे में किसी का संदेश लेकर आई है? जो 2 बजे रात में अगर तू बोल रही है, यानी मेरे लिए कुछ संदेशा लेकर आई है। लेखक जो है जेल में कुछ 2 बजे की रात की बात है, तो सो रहा होगा। जब कोयल की आवाज उसके कानों में पड़ी, तब वह जग गया और उस समय वह आया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। क्वेश्चन कर रहा है, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। भाई वैसे यात्री जा रहा है, कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन अगर उसे चोरों लुटेरों ने घेर लिया या उसके सामान छीन लिए, तो वह स्वाभाविक है कि आवाज उसकी आ जाएगी। तो मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली। कल पढ़े थे ना आप लोग, इसलिए थोड़ा सा एक पैरा पूरा एक साथ पढ़ रहे हैं। तो क्या हुई बावली, अर्ध रात की चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं है दिखी, कोकिल बोलो तो पहले तो हूक पड़ी यानी चीख पड़ना, अचानक में चलते चलते किसी की तेज आवाज आ जाए तो यानी चीख पड़ना। दर्द भरी आवाज में बोली, वेदना यानी पीड़ा, दर्द। मृदुल यानी मधुर, कोयल की आवाज मधुर है। और वैभव ऐश्वर्य धन दौलत है, उसे तो हरियाली डाली नसीब है, जैसा कि आपको पता ही है कि वह पक्षी जो है इस डाल से उस डाल पे जहां भी विचरण करे, कोई कुछ रोकने वाला नहीं है। रखवाली यानी रक्षा करना, बावली यानी पागल, यहाँ की लैंग्वेज में सुनते होंगे ना, बावली में तो पागल होना। दावानल जंगल में जो आगे अपने आप लग जाती है, वह दावानल होता है। और जठराग्नि जो बताया था आपको क्या है, पेट में लगने वाली आग, जो भूख लग जाती है और स्वाभाविक ही अपने आप से वह आपको महसूस होने लगता है, तो जठराग्नि होती है। जठराग्नि, जठर की आग, जठर में पेट, जठर। ज्वालाएं मतलब आग की लपटें। तो कह रहा है कि कारागार में बंदी कवि ने कोयल की वेदनापूर्ण आवाज सुनकर पूछा कि हे कोयल, तुम इस तरह क्यों चीख रही हो, क्यों चीख पड़ी, तुम्हारा क्या लूट गया। रात रात में तुम बोल रही हो, तो इसका मतलब तुम्हारा कुछ लूट गया है। यहाँ भी पहले पैराम बताया कि तुम संदेश लेकर आई हो, किस कारण से तुम बोल रही हो। तो कह रहे कि क्या तुम्हारा कुछ लूट गया है। जो तुम्हारे कंठ की मधुर आवाज सुनकर यही लगता है कि ईश्वर ने तुम्हें ही मधुर वैभव की रखवाली का दायित्व सौंपा है। क्योंकि जो मीठी आवाज बोलते हैं, तो हम साधारण करें ना कि कोयल सी आवाज है, बहुत मधुर आवाज है। तो कोयल की तुलना कौवे से नहीं कर सकते। कौवे की आवाज कर्कश होती है, तीव्र होती है, तेज होती है, वो काँव काँव करता है, और कोयल मधुर आवाज बोलती है। तो कह रहे हैं कि तुम तो मधुर आवाज सुनकर आपकी यही लगता है कि ईश्वर ने तुम्हें ही मधुर वैभव की रखवाली का दायित्व सौंपा है, यानी सारी मिठास तुम में ही है। ये कोयल बताओ,
तुम आधी रात को हुई क्या बावली, मतलब पागलों की तरह क्यों चीख रही हो। ये कोयल, तुम आधी रात में, अर्धरात में पागलों की तरह क्यों चीखी हो। क्या जंगल में फैली आग देख ली है जो इस तरह से चीख पड़ी। कोयल, कुछ तो बताओ कि तुम्हारे इस समय बोलने का राज क्या है, तुम आधी रात में क्यों बोल रही हो। ठीक, आगे बढ़े। तीसरा है पैरा, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। अब एक तरफ पूछे पहले पैरा में कि क्या तुम कुछ संदेश लेकर आई हो, दूसरे में लेखक पूछता है कि क्या तुम जंगल में कहीं आग लग गया है जो अपनी तुम आवाज सुनाकर सबको जगा रही हो ताकि लोग जग जाएं और उस आग को देख लें और उसे बुझाने के लिए दौड़ पड़े। तो तुम्हारे जो रात में बोल रही हो, बोलने का रीजन क्या है। नेक्स्ट है कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू का चरचर चूम, कोल्हू का चरचर चूम जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखेगा। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। वह कवि जो है कैदी, वह कोयल से पूछ रहा है कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, जो मैं ये जंजीरों का गहना पहना हूं तुम इसे नहीं देख पा रही हो। यह जंजीर नहीं है, यह हथकड़ियां नहीं है, यह हम भारतवासियों के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया गहना है, आभूषण है। तो कोयल की असमय चीख सुनकर कोयल से कवि पूछता है कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के हाथों में हथकड़ियों का गहना तू देख नहीं सकती है क्या। क्या ये हथकड़ियां नहीं, ये अंग्रेज सरकार द्वारा दिया गया हम भारतीयों को जो है गहना है, वह गहना स्वरूप है। तो हमारे काम जो है कोल्हू का चरचर जीवन की तान। अब हमारा जीवन जो है, जो ये हमको दिन रात कोल्हू में लगाए हुए हैं, अपने कामों में लगाए हुए हैं, तो हमारे काम करते हुए कोल्हू की जो आवाज तुम सुनती हो वह हमारे जीवन का गीत बन गया है। यानी हम इनसे डर करके, अंग्रेजी शासन से, बेटा सीधे बैठ जाओ, अंग्रेजी शासन से डर करके हम अपना रास्ता नहीं बदल देंगे, हम अपने देश के लिए लड़ेंगे ही, ये हमको कितना भी जेल में डाल दे। कहने का भाव कि यह हमारे जीवन का गीत बन गया है। मैं फिर निकलूंगा, फिर मतलब अपने देश के प्रति लड़ूंगा, देश के लिए आजादी के लिए संघर्ष करूंगा, चाहे ये मुझे फिर से जेल में डाल दे। तो मैं आजीवन यह गीत गाने को तैयार हूं, लेकिन इनको अपने देश से हमको भगाना ही भगाना है। तो यहाँ गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, तो यहाँ हम गिट्टियां तोड़ते हैं भाई। उंगलियां, गान यानी उंगली हाथ से ही तो काम करते हैं, तो यानी यहाँ पे पत्थर तोड़ते हैं और हमें पेट पर जुआ रखकर मोट से पानी खींचना पड़ता है। मोट कल बताए थे, मोट क्या है बताए थे ना आपको। मोट क्या है, पानी खींचने का पार्ट, बर्तन है, चमड़े का बना होता है, वो चमड़े का बना होता है, इसे मोट कहते हैं। तो ऐसा लगता है कि हम अंग्रेज सरकार की अकड़ के कुएं को खाली कर रहे हैं। यानी पानी जब कुएं से हम निकालेंगे तो क्या होगा, वह कम होता जाएगा। तो उसी प्रकार से यह जो कह रहे हैं मैं इनके हिसाब से कर रहा हूं। हम भारतवासी मतलब पीछे हटने वाले नहीं हैं। खाली करता हूं अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। तो हमने ऐसा लगा कि अंग्रेजों के कुएं को खाली कर रहे हैं अंग्रेज सरकार। दिन में हम स्वतंत्रता सेनानियों पर कोई दया। बेटा पीछे से बहुत आवाज आ रही है, अनम्यूट हो जाओ और आवाज को सुनते रहो, आपकी आवाज आ रही है पीछे से।
तो अंग्रेज सरकार दिन में हम स्वतंत्रता सेनानियों पर कोई दया नहीं करती, इसलिए तू रात में अपना मधुर स्वर सुना रही है। यानी रात में शांत वातावरण पा करके तू मुझे कुछ संदेश सुनाने के लिए आ गई हो मेरे पास। इस शांत समय में अंधकार को वेद रही क्यों हो? कोकिल बोलो तो, इसलिए तू रात में अपना मधुर सुना रही हो। ये रात के सन्नाटे में तू अंधकार को चीरती हुई, अंधकार को वेदना यानी चीरना, अंधकार को वेद रही हो क्यों? कोकिल बोलो तो, रात के सन्नाटे में तू अंधकार को चीरती हुई आवाज क्यों कर रही हो? कोयल बोलो, बताओ चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांत बो रही हो क्यों? कोकिल बोलो तो, कि कोयल बता दो इस तरह अपनी मधुर आवाज से देशवासियों में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना क्यों पैदा कर रही हो? यानी वह सबको जगा रही है, जागृत कर रही है कि उठ जाओ, अब सो नहीं, जो सोया सो खोया, जो जागा सो पाया, सुने हो ना कहावत। यानी सभी जग जाओ, अपने देश के प्रति सजग हो जाओ, यानी तुम मीठी निद्रा में मत सो। तो कोयल इस तरह से तुम चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों? कोयल बोलो तो, वह कह रहा है कि तुम अपने मधुर आवाज से भी क्रांति जैसे बीज को बो रही हो, अर्ध रात में तुम क्यों बोल रही हो? तो आप बताओ। नेक्स्ट पैरा है, काली तू रजनी भी काली, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली। वही है ना कि पोयम वगैरह बनाने में देखो कितना मेहनत हो, हर वर्ड का मैच होता है, लय और गीत के साथ जो चलते हैं। तो मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृत की ब्याली, किस पर है गाली ए आली, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। गिरने जाए कहीं, रजनी में रात, बेटा मुँह धुल लो जाके। शासन यानी अंग्रेजों का शासन, कुछ भी किसको कह रही है मैम? आपको ही कह रही हूँ, मुँह धुल लो जाके। नींद आ रही है? नहीं, अच्छा। करनी यानी करतूते कहते हैं ना, तो अपनी करनी अच्छी कर ले, यानी अपना काम, अपना कार्य जो है करतूती। काल कोठरी अपराधियों को रखने के लिए, रहने का जो स्थान है, कैद है, वह बनी अंधकार कोठरी। लौह श्रृंखला यानी चारों तरफ उनके हाथों में, पैरों में, पेटों पे, देखते हो ना टीवी वगैरह में सारी बेड़ियां जो पड़ी हुई हैं, वह लौह श्रृंखला लोहे की बनी। हुंकृत यानी हुंकार, जोर की आवाज। ब्याली यानी सांपनी, ब्याली यानी सांपनी। इस पर यानी उस पर। संकट सागर यानी दुखों का सागर। मदमाती यानी मस्त करने वाली। तो यहाँ पे कवि कोयल से कहते हैं कि कोयल तेरा रंग काला है, कोयल रजनी तू, कह रहा है ना, कहाँ गया, काली तू रजनी भी काली, काली तू यानी कोयल तू भी काली है, और तेरा रंग काला है, और रात भी कालिमापूर्ण है। अंधेरी रात है, कालिमापूर्ण रात भी है, और कोयल तेरा रंग भी काला है। अंग्रेजी सरकार के कारनामों भी अच्छे नहीं है, मानी वो भी काली करतूत है उनकी, अंग्रेजों की। और देश में अंग्रेजों के प्रति जो लहर उठ रही है वह भी काली है। तो कवि बताता है कि जिस कोठरी में उसे रखा गया है, काली कोठरी भी काली, जेल की कोठरी जो है, भाई वहां तो झाड़ फूक होता नहीं, ईंटे से बने हुए हैं, ठीक है, लेकिन पहले के समय में वह भी काली हुई पड़ी है। जब घर में हम सफाई करते हैं, देखो अभी व्हाइट वॉश हुआ था, लेकिन फिर भी काले हो गए ना, जहाँ पे इंसान रहता है वहां पे भाई होता ही है। तो इस तरह से वह कोठरी भी काली हुई पड़ी है, वहां पे कोई लाइट फाइट की व्यवस्था नहीं है, और उसे श्रृंखला जो है, लोहे के छड़ जो बने हुए हैं, वह सब भी लोहे की चीज तो काले होते ही है, तो वह भी काली है। कोठरी में उसे रखा गया वह भी काली।
और यहाँ तक कि उसके कैदियों के जो टोपी लगी हुई है वह टोपी भी काली है, और उनको रात में जो ओढ़ने बिछाने के लिए जो कपड़े मतलब मिल रहे हैं, कंबल, वह भी काला है। यानी सब कुछ काला ही काला है। उसकी बेड़ियां भी काली हैं, जो लोहे की श्रृंखला उसके गले में पड़ा है वह भी काली है। पहरेदारों की ऊंची आवाजें, ऊंची आवाज किसी को प्यारी नहीं लगती, मधुर आवाज सबको अच्छी लगती है। तो कैदी जो पहरेदार है वह क्या है, हमेशा डांट फटकार करेगा, क्या कर रहा है, इधर कर रहा है, इधर कर, इधर करो, ऐसा करो, ऐसा करो, आवाज ही देता रहता है। तो उसकी आवाज भी बुरी है, वह भी काली है। सर्कस काली यानी अच्छा नहीं है, काला किसी को नहीं अच्छा लगता ना, वह भी काला है। बेड़ियां भी काली, पहरेदार की ऊंची आवाज भी वह सांपनी की तरह ब्याल सी लग रही है। जैसे किसी को सांप अगर डस लिया तो पूरे शरीर में जहर हो जाएगा, वह शरीर काला हो जाएगा। तो उस तरह से उसकी आवाज भी सांपनी की तरह लग रहा है, काला लग रहा है। इतने अन्यायपूर्ण व्यवहार के बीच लेखक जो बैठा है, ये इतने अन्यायपूर्ण व्यवहार के बीच के बाद भी कैदियों को गाली देते हैं, तो वह गाली भी अच्छी नहीं है, वह भी काली। तो हे कोयल, देश में फैले संकट रूपी सागर में तुम मरने के लिए ठान कर क्यों आ गई हो? पता चले तुमको भी उठा करके पहरेदार जेल में डाल देंगे, और तुमको तो हरियाली नसीब डाली है, तुमको डाल डाल पे विचरण करना है। लेकिन फिर भी तुम अर्धरात में आकर के इस काल कोठरी के पास में चीख रही हो, तो ऐसा न हो कि उनको शक हो जाए कि यह कोई भारतवासियों का दूत है, संदेश लेकर कुछ आई है, तो ऐसा न हो कि तुमको भी इस कोठरी में उठाकर डाल दे। तो हे कोयल, देश में फैले संकट रूपी सागर में तू मरने के लिए ठान कर क्यों आई है? तू आजादी की भावना जगाने वाले इन चमकीले गीतों को इन विपरीत परिस्थितियों में कैसे गा लेती हो? हे कोयल, कुछ तो बताओ कि तुम्हारा अर्धरात में आना, चीखना क्या है? तुम क्यों आई हो यहाँ पे? क्या करने के लिए यहाँ पे आई हो? कोयल बताओ। तुझे मिली हरियाली डाली। अब लेखक से रहा नहीं गया, तो वह उसका वर्णन कर रहे हैं कि तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुना। देख विषमता तेरी मेरी, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रहे तिस पर रणभेरी। भाई रणभेरी तब बजता है जब खुशी के गीत होते हैं, लेकिन यहाँ विषमता है, फिर भी तुम अपनी मधुर आवाज में कहे जा रही। इस हुंकृत पर अपनी कृत से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। यहाँ पे नसीब यानी किस्मत, नव आकाश, संचार, संचार बताओ पीछे से भी बोले, ये तो वर्ड तो आए हुए हैं, यानी भ्रमण करना, पक्षियों को तो भ्रमण करना ही है, भ्रमण करना। कहावे वाह, यानी कोयल जब गाती है तो कहते वाह बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, यानी प्रशंसा के योग्य है। गुनाह अपराध, विषमता अंतर, सम नहीं है, विषम है हमारी तुम्हारी स्थिति में। रणभेरी युद्ध में बजाए जाने वाला वाद्य बाजा। कृति यानी रचना। मोहन यानी गांधी जी को कहा मोहनदास करमचंद गांधी। और आशव यानी रस, उत्तेजना। जिस प्रकार से गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन, दांडी यात्रा, असहयोग आंदोलन, इस तरह से कई आंदोलन चलाए, जिससे सविनय अवज्ञा आंदोलन ये सब चलाए थे देश में, तो उस तरह से तुम भी अपनी मधुर आवाज में इस तरह से रणभेरी बजा रही हो। कह रहे हैं तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। कभी अपनी और कोयल की तुलना करता हुआ कहता है कि तुझे रहने के लिए पेड़ों की हरी भरी डालियां नसीब है, लेकिन मेरी किस्मत में जेल की या काली कोठरी नसीब है। यानी मुझे इस जेल में जो डाला गया है, तो मेरी किस्मत में जेल की
कोठरी है। तेरा नभ में संचार, तुम तो पूरे आसमान में चाहे जहां विचरण कर लेती हो, भ्रमण कर लेती हो, लेकिन हमारे लिए तो यह 10 फुट का कोठरी ही हमको नसीब है। तू खुले आसमान में उड़ती फिरती है, जबकि मेरी दुनिया 10 फीट की कोठरी में सिमट कर रह गई है। तुम्हारे गीतों को लोग वाह वाह करके सुनते हैं, तेरे गीत कहावे वाह, तेरे गीत जो है लोग सुनते हैं और वाह वाह करते हैं। रोना भी है मुझे गुनाह, लेकिन मैं तो यहाँ पर इस काली कोठरी में रो भी नहीं सकता, रोने पर भी बाउंडेशन लगा हुआ है, पहरा लगा हुआ है, तो मेरा रोना भी अपराध माना जाता है। तो कोयल, तुम मेरे और अपने बीच के अंतर को देखो, तुम स्वच्छंद हो, स्वतंत्र हो, और मैं कैदियों के बीच में कैद हूँ, मैं जेल खाने में पड़ा हूँ। तो तुम्हारे जो है इसके बाद भी तुम रणभेरी बजाकर लोगों को आजादी के लिए उत्साहित कर रही हो, यानी अपनी मधुर आवाज से तुम क्रांति ला रही हो। कोयल, तेरी इस हुंकृत पर, बजा रही थी इस पर रणभेरी, इस हुंकृत पर अपने कृत से और कहो क्या कर दूं। लेखक कहता है कि कोयल, तेरी इस हुंकार से ओजस्वी रचनाएं लिखने के अलावा और मैं क्या कर सकता हूँ। इस काली कोठरी में मेरे पास और कुछ नहीं है, मैं और कुछ नहीं कर, लेकिन अपना शरीर, अपना मन तो अपने साथ ही है, और मैं एक कागज पर अपना जो है वृतांत जो है लिख सकता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ और यहाँ पर नहीं कर सकता। कह रहे कोयल, तेरी हुंकार से ओजस्वी रचनाएं लिखने के अलावा और क्या कर सकता हूँ। कोयल, बताओ कोयल, मोहनदास, यहाँ पे मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। बताओ कोयल, मोहनदास करमचंद गांधी के संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी उत्तेजना किसमें भर दूं। कोयल, कुछ तो बता कि तू क्या कहना चाह रही हो, तुम अर्ध रात को क्यों चीख रही हो, तुम्हारे कहने का आशय क्या है। ये सब आपका तो 2 बार पढ़े तो इस चैप्टर में अब कोई दिक्कत लग रही है ना। तो इसको जा करके बेटा बंद करके जब हम रख देंगे ना तो कुछ नहीं होगा, फिर वो दिमाग से निकल जाता है। इस चीज को हम रिवीजन करेंगे शाम को, जो भी 10-5 मिनट 20 मिनट का समय आपको अपना पर्सनली मिले, बिस्तर पे जैसे आप लेटने गए तो उस समय ले करके कि पढ़ोगे उस समय और उसके भाव अर्थ को भी देखोगे, तो अगर आपको कहीं लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है, उसे अंडरलाइन कर लेना, वो आकर दूसरे दिन मुझसे फिर पूछ लेना। लेकिन फिर आपको मेरी आवाज जो हम बोल रहे हैं वो बातें आपके दिमाग में उस समय जब आज अगर रिवीजन करोगे तुरंत आपको आएगी आवाज आपको अंदर से, और वो चीज रिवीजन हो जाएगा आपका। लेकिन अगर आज जाकर के बंद करके रख दिया तो कल तक परसों तक फिर भूल जाए। किसी भी क्लास में कक्षा में कुछ भी पढ़ाया जाता है, डेली का डेली जो भी हम पढ़ते हैं उसे जाकर के घर पे जरूर रिवीजन कर लें। तो टीचर की आवाज जो है ना, जो आप सुन रहे हो इतने देर से 1 घंटे से ध्यान से सुन रहे हो ना, तो वो चीजें जब हम रिवीजन करने लगते हैं अपने आप जो है हमारे दिमाग में बैठने लगता है। लेकिन शांत दिमाग से जब बैठोगे तब, ऐसा नहीं है कि बस कहानी की तरह उसे गाते रहो, हा हू करते रहोगे, तब नहीं आता है ना। तो इसलिए तो हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया है। तो यहाँ पे अब आगे तो हम क्वेश्चन ये करेंगे, लेकिन अब पीछे जो इसमें जैसे भाव सौंदर्य आपको बताया जाता है, पोयम में जो भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य आपसे पूछा जाता है। अब एक तक तो ऐसा नहीं था, आप अर्थ बता देते थे, हो जाता था कवि और लेखक का नाम पूछ लिया, पाठ का नाम पूछ लिया, इस तरह से क्वेश्चन रहते थे। लेकिन अब 9th में आप आ गए हो, तो यहाँ पे आपसे भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य पूछा जाता है। तो भाव सौंदर्य क्या है, जैसे पता कि कोई लाइन आपको दे दिया कि तेरी गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। मान लो ये लाइन पोएम की आपके सामने आ गई। अब आपसे इसमें जो है भाव सौंदर्य पूछ रहा है, तो भाव सौंदर्य क्या है, क्या पूछ रहा है लेखक, क्या कहना चाह रहा है भाव सौंदर्य में, बताओ अस्मिता। भाव सौंदर्य आज से मान लो एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो भाव सौंदर्य क्या है, भाव यानी अर्थ पूछा जा रहा है। मैम अर्थ।
हाँ, इस लाइन के आधार पे कि तेरी गीत कहावे वह रोना भी है मुझे गुना, देख विषमता तेरी मेरी बजा रहे तिस पर रणभेल, यानी भाव सौंदर्य पूछ रहा है यानी अर्थ पूछ रहा। और अगर काव्य सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य पूछ लिया आपसे तो इसकी मीनिंग क्या है, इसमें क्या बताओगे आप? भाव सौंदर्य में इसमें किस बोली का प्रयोग हुआ है, इसमें अलंकार कौन सा है ना, इसमें रस कौन सा है, रस मान लो आपके चैप्टर में नहीं है, अलंकार है। और इस तरह से इसमें वर्ड जो है हमारे आए हिंदी के वर्ड